कंसंट्रेशन के कुछ बुनियादी यूनिट्स हैं इस चैप्टर में, ठीक है। कंसंट्रेशन मीन जब आप किसी भी केमिकल का आप क्या करें, उसकी मोलर क्वांटिटी ले लें, यानी 1 मोल कोई केमिकल ले लें और इसको आप मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स के यूनिट्स में डिज़ाल्व करें, तो आपके पास कंसंट्रेशन के डिफरेंट यूनिट्स आते हैं। उनमें जो सबसे पहला है वो है मोलैरिटी। अब देखिए, मोलैरिटी को आप जनरली ऐसे डिफाइन करते हैं कि मोल्स पर लीटर ऑफ अ सॉल्वेंट। इधर देखिए, अगर आप क्या करें, अगर आप कोई सल्यूट ले लें, सपोज करते हैं शुगर है, वो शुगर सल्यूट आप 1 मोल ले लें। कितना ले लें? 1 मोल ले लें और उस 1 मोल सल्यूट को आप 1 लीटर के पानी में क्या करें, 1 लीटर के पानी में जब आप इसको डिज़ाल्व करेंगे तो ये जो सल्यूशन बन जाएगा इसको कहते हैं 1 मोलर सल्यूशन। कितना सल्यूशन? 1 मोलर सल्यूशन। तो जब आप 1 मोल सल्यूट ले लें और इसको 1 लीटर पानी में डिज़ाल्व करें, इसको आप कहते हैं मोलैरिटी। तो सिंपली मोल्स पर डीएम क्यूब इज कॉल्ड मोलैरिटी। अब देखिए, मोल बराबर है मास इन ग्राम और डिवाइड बाय मोलर मास और 1/डीएम क्यूब अपनी जगह। अब जब आपसे क्वेश्चन ये पूछते हैं तो ये ऐसे पूछते हैं कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ, सपोज सक्रोज है आपके पास, ग्लूकोज है या दूसरा कोई भी कंपाउंड है और आपने डिज़ाल्व किया है 100 ml में। कितना में? अगर वॉल्यूम दे दें 100 ml तो आपने क्या करना होगा, आपने रफ वर्क में इस 100 को 1000 पे क्या करना है, 1000 पे डिवाइड करना है। तो जो भी जवाब आएगा, सपोज 0.1, तो डीएम क्यूब की जगह क्या पुट करना होगा, 0.1। तो समझ आता है ना, यानी ये डीएम क्यूब है, 1000 ml है और आपसे सवाल 100 ml में किया गया है, तो आप क्या करें, 100 ml को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करें। तो 100 ml डीएम क्यूब के 0.1 हिस्सा है ना, उसका 0.1 पार्ट है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो आप क्या करें, इस पे डिवाइड करेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और अगर इस तरह नहीं करते, इधर आप पुट करें 100/1000 तो वही जवाब आपके पास आएगा। दूसरा है मोलैलिटी। यही अगर आप 1 मोल शुगर ले लें, पहले आपने पानी लिया है 1 लीटर। अब अगर आप ऐसे करें कि जो सॉल्वेंट या पानी आप लेते हैं बाय वॉल्यूम ना ले, बाय मास ले लें। अगर आप ऐसे करें कि यही 1 मोल शुगर ले लें और इसको 1 kg पानी में डिज़ाल्व करें। किस में डिज़ाल्व करें? 1 kg पानी में। तो जो सल्यूशन बनेगा उसको कहते हैं मोलल सल्यूशन और इस फिनोमेनन को कहते हैं मोलैलिटी। अब देखिए, मोलैलिटी में आप 1 मोल सैंपल 1 लीटर सॉल्वेंट में डिज़ाल्व करते हैं और इधर आप 1 किलो सॉल्वेंट में, यानी सॉल्वेंट भी आप बाय मास लेते हैं, उधर सॉल्वेंट आप बाय वॉल्यूम लेते हैं। तो इस सॉल्यूशन को मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो जनरली मोल्स पर किलोग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी और मोलैलिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोल बराबर है मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास अपनी जगह, और ये 1/डीएम क्यूब के बजाय क्या आ जाएगा, 1/किलोग्राम। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आप ऐसे करें कि एक सॉल्यूशन की मोलैलिटी कैलकुलेट करें, अगर आपके पास 1 मोल सॉल्यूशन है और वो डिज़ाल्व है 100 ग्राम में, तो आपने 100 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा पहले। समझ आ रहा है? जिस तरह इधर हमको 100 ml वॉल्यूम गिवन है, तो इसको हम डीएम क्यूब में जब कन्वर्ट करते हैं तो 1000 पे डिवाइड करते हैं। इधर भी जब आप इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आप 1000 पे डिवाइड करेंगे। अब आपसे एक टेक्निकल क्वेश्चन है। टेक्निकल क्वेश्चन ये है, ये एक बंदा है और ये लेबॉर्ट्री में रिसर्च करना चाहता है, काम करना चाहता है। इस बंदे ने 2 सॉल्यूशन बनाई है। एक जो है 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया है, यानी 1 मोल सल्यूट लिया है और 1 लीटर पानी में डिज़ाल्व किया है। और यही बंदा है, इसने दूसरा सॉल्यूशन बनाया है और वो 1 मोलल है। इसने 1 मोल सल्यूट लिया है और 1 kg पानी में डिज़ाल्व किया है। ये 1 लीटर में
और ये 1 kg पानी में डिज़ाल्व किया है। इसने जब एक्सपेरिमेंट किया है तो इसने सुबह के टाइम पे ये सॉल्यूशन बनाया है। अब ये शाम को आया है या 24 घंटे बाद आया है या 1 हफ्ते बाद आया है, किसकी कंसंट्रेशन में आपको चेंज मिलेगा, किसका कंसंट्रेशन जो है वो इफेक्ट होगा, कौन सा कंसंट्रेशन आपको डिफरेंट मिलेगा? तो क्या ख्याल है, मोलर या मोलल, किस में चेंज आएगा? अब इधर देखें, दोनों में नहीं, अब इधर देखें, जब आपके पास सॉल्यूशन मोलर हो, जब आपके पास सॉल्यूशन मोलर हो तो मोलर जो सॉल्यूशन है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम पे। और जो मोलर सॉल्यूशन है वो मास पे डिपेंड करता है, मास पे, कमियत पे। अब देखिए, टेम्परेचर के साथ किसी भी चीज़ का वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो सकता है। ऐसा सॉल्यूशन आप बना लें जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो तो उसका वॉल्यूम कम होगा। मैं कहता हूं ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, अगर इनके दरमियान हाइड्रेशन ज़्यादा होगी, डिसोल्यूशन ज़्यादा होगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ आ रहे? और अगर दो चीज़ें मैं आपस में मिक्स करता हूं और इनके दरमियान रिपल्जन है तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो जब आप कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं मोलर, उसमें वो दो चीज़ें जब आप मिक्स करते हैं उससे वॉल्यूम कम भी हो सकता है और वॉल्यूम ज़्यादा भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट आप एक पॉइंट नोट कर लें, वॉल्यूम एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। वॉल्यूम एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि आप 5 ml सॉल्यूट और 5 ml सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो 10 ml सॉल्यूशन बनेगा। यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट। क्यों? क्योंकि अगर दो चीज़ें आप आपस में मिक्स करते हैं और उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं तो वॉल्यूम 10 से थोड़ा सा कम होगा, और अगर रिपल्जन डेवलप हो जाती है तो वॉल्यूम 10 ml से थोड़ा सा बढ़ेगा। तो मतलब वॉल्यूम एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होगा तो इस कंसंट्रेशन में आपको चेंज मिलेगा। क्या मिलेगा? चेंज मिलेगा। अब मोलल सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो मोलल सॉल्यूशन मास पे डिपेंड करता है और मास एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। मास क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी है। मास टेम्परेचर से चेंज नहीं होता। अब देखिए, इस मार्कर का जो अपना मास है, आप इसको पानी में डाल दें तो पानी का वॉल्यूम इस पॉलीमर के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करेगा, या वॉल्यूम ज़्यादा होगा और या कम होगा। और अगर इसी मार्कर को आप 1 kg पानी में डिज़ोल्व करें तो इसके मास और 1 kg मास पे इसका कोई भी टेम्परेचर का कोई भी असर नहीं होगा। मार्कर का जो अपना मास है, टेम्परेचर चेंज करने से भी वही मास होगा और इसी तरह वाटर का भी होगा। तो मास एडिटिव प्रॉपर्टी है। आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप 1 ग्राम सॉल्यूट और 1 ग्राम सॉल्वेंट जो है मिक्स करें तो 2 ग्राम का सॉल्यूशन बनेगा। तो मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। अगर टेम्परेचर चेंज करने से मास चेंज नहीं होता तो मोलल सॉल्यूशन भी चेंज नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि मोलल सॉल्यूशन की जो कंपोजिशन है दैट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये पॉइंट नोट कर लें, ये जो सॉल्यूशन होते हैं दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट और मोलल जो सॉल्यूशन होता है ये है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो देखिए, अगर आप सुबह के टाइम पे सॉल्यूशन मोलल बनाएं या शाम को बनाएं उसकी कंपोजिशन सेम रहेगी, लेकिन अगर आप मोलर बनाते हैं तो उनकी कंपोजिशन डिफरेंट होगी। नेक्स्ट टर्म है फॉर्मेलिटी। क्या है? फॉर्मेलिटी और मोललिटी एक जैसे हैं, लेकिन ये कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए और ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए। समझ आ रहे? यही बात की कंसेप्ट दोनों का सेम है। लास्ट वन है नॉर्मेलिटी। अब इधर देखिए, लास्ट वन क्या है? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन का वो यूनिट है जो बराबर है इक्विवेलेंट वेट और डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब इक्विवेलेंट वेट और वॉल्यूम क्या है तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इधर देखिए, नॉर्मेलिटी में जब आप बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट का तो इक्विवेलेंट वेट किसे कहते हैं? अब अगर आप कोई सॉल्यूशन बनाए और उसमें 1 मोल किसी 1 लीटर में या 1 मोल किसी 1 किलोग्राम में उस हिसाब से डिज़ोल्व ना करें बल्कि इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से डिज़ोल्व करें
तो फिर उस सोल्यूशन को नॉर्मल सोल्यूशन कहते हैं और इस प्रोसेस को नॉर्मलिटी कहते हैं। अब इक्विवेलेंट वेट से क्या मतलब है? इक्विवेलेंट वेट से मतलब है, इधर जरा देखिए शाबाश, इक्विवेलेंट वेट कहते हैं किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का जो अपना वेट है आप वो ले लें और डिवाइड बाय रिप्लेसेबल आयंस, डिवाइड बाय रिप्लेसेबल आयंस। अब इससे क्या मुराद है तो अभी आपको पता चल जाएगा कि रिप्लेसेबल आयंस किसे कहते हैं। इधर देखिए शाबाश, राइटिंग ना करें। मैं कहता हूं एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड का फार्मूला है Ab2। इस Ab2 को जब मैं पानी में डिजॉल्व करता हूं तो ये मुझे B का सिर्फ एक आयन देता है। कितने आयन देता है? एक आयन देता है। अब अगर इस Ab2 का वेट 40 है, कितना है? 40 है, तो ये इसका अपना वेट है। इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? तो इक्विवेलेंट वेट बराबर है वेट के जो इसका अपना वेट है और डिवाइड बाय रिप्लेसेबल आयन। कितने आयन रिप्लेस किए हैं? 1, तो डिवाइड बाय 1, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? 40। अब देख ले, अगर मेरे पास यही Ab2 कंपाउंड है और ये किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है और वो मुझे 2 आयंस देता है, तो इसका अपना जो वेट है वो 40 है, लेकिन जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो बराबर होगा अपना वेट 40 और डिवाइड बाय रिप्लेसेबल आयंस कितने हैं? 2, तो इसका वेट क्या होगा? 20। तो वो वेट जो आप रिप्लेसेबल आयंस पे डिवाइड करें उस वेट को कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। और जब आप इक्विवेलेंट वेट लेते हैं और उसे 1 लीटर में डिजॉल्व करें, इसको नॉर्मलिटी कहते हैं और इस सॉल्यूशन को नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। अभी आपको पता चल जाएगा कि कैसे। अब देखिए, हम ऐसे करते हैं कि एक नॉर्मल HCl सॉल्यूशन बनाते हैं, 1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन। अब इधर देखिए शाबाश, अगर एक नॉर्मल में HCl सॉल्यूशन बनाऊंगा तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, सही है ना, और इनटू वॉल्यूम, यानी 1 लीटर में मैं इस इक्विवेलेंट वेट को डिजॉल्व करता हूं। अब इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर है? इक्विवेलेंट वेट बराबर है वेट के और डिवाइड बाय रिप्लेसेबल आयंस। क्या रिप्लेसेबल आयंस कितने हैं? अब देखिए, HCl जब आप पानी में डिजॉल्व करते हैं तो ये कितने प्रोटॉन देता है? 1 प्रोटॉन देता है। तो रिप्लेसेबल आयंस कितने हैं? 1। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू HCl का अपना वेट है 37 और रिप्लेसेबल आयंस कितने हैं? 1। तो आप ऐसे करें, 37 ग्राम सपोज HCl ले लें, सही है, और इसको 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करें, आपको एक नॉर्मल सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन एसिड्स कभी हम मास पे नहीं लेते, फिर डेंसिटी इक्वेशन से इसको हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन वो आपके लेवल का नहीं है, BS केमिस्ट्री में है। अब इधर देखिए, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल H2SO4 का सोल्यूशन बनाएंगे, अब इधर देखिए शाबाश, मैं क्या करता हूं, एक नॉर्मल H2SO4 का सोल्यूशन बनाता हूं, तो 1 नॉर्मल सोल्यूशन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट और डिवाइड बाय 1 लीटर पानी में इसका इक्विवेलेंट वेट ले ले और 1 लीटर पानी में उसको डिजॉल्व करें। इक्विवेलेंट वेट में किस तरह लूंगा? इस तरह लूंगा कि इसका वेट ले लूंगा और जितने रिप्लेसेबल आयंस होंगे उन पे डिवाइड करूंगा और 1 लीटर में फिर जाके वो मास या जो वॉल्यूम होगा, यानी मास से फिर डेंसिटी फिर वॉल्यूम, मैं डिजॉल्व करूंगा। अब इधर देखिए, H2SO4 का अपना वेट कितना है? 2 इसका है, सल्फर का, और ओवरऑल मेरे ख्याल से 98 है, फिर आप कैलकुलेट करें। अब इधर देखिए, इसका अपना वेट है 98, लेकिन H2SO4 को जब आप पानी में डिजॉल्व करोगे कितने प्रोटॉन देता है? 2 प्रोटॉन देता है। तो जब आप 92 को 2 पे डिवाइड करें, कितने रिप्लेसेबल आयंस हैं? 2। तो जब आप 98 को 2 पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 49। शाबाश। तो 1 नॉर्मल सोल्यूशन वुड बी इक्वल टू, आप 49 ग्राम H2SO4 ले लें और इसको क्या करें? इसको 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करें। अब आपसे एक क्वेश्चन है, मोलरिटी और नॉर्मलिटी में क्या फर्क है? मोलरिटी इसको कहते हैं आप 98 ग्राम H2SO4 ले लें और 1 ही लीटर में डिवाइड करें, इसको 1 मोलर सोल्यूशन कहते हैं।
और नॉर्मेलिटी इसको कहते हैं कि जब आप उसका आधा ले लें, क्योंकि वो 2 प्रोटॉन देता है। उस 98 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 49। जब 49 ग्राम लेंगे और 1 लीटर में डिवाइड करेंगे, इसको नॉर्मल सोल्यूशन कहते हैं। और जब आप 98 ले लें और 1 लीटर में डिसॉल्व करें, उसको मोलर सोल्यूशन कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि नॉर्मल सोल्यूशन को किस तरह मोलर सोल्यूशन में कन्वर्ट करें, तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे? जरा ये वो जगह मिटाएं। अच्छा, जो अभी हमने मोलर और नॉर्मल की डिस्कशन की, अगर आपके पास मोलर सोल्यूशन है तो सिंपली दोबारा रिपीट करते हैं। अगर आप उसका मास ले लें या वेट ले लें, जो उसका अपना वेट है, और उसको जब आप 1000 लीटर में डिवाइड करें, जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड की एग्जांपल ली, सपोज वो 98 ग्राम है और आप इसको 1000 ml में डिवाइड करें, तो ये मोलर सोल्यूशन है। लेकिन जब आप रिप्लेसेबल आयंस पे डिसाइड करें और उन पे डिवाइड करें, फिर इसको नॉर्मल सोल्यूशन कहते हैं। अब देखें, ये इसके हाफ में है, यहाँ 98 ग्राम है और यहाँ 49 ग्राम है। अगर आपने उस 49 को 98 बनाना है, तो यहाँ से जो जवाब आया है इसको दोबारा किससे मल्टीप्लाई करें? रिप्लेसेबल आयन से, तो दोबारा आपको वही जवाब मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देख लें, कभी कभार इस तरह भी क्वेश्चन किया जाते हैं कि इनमें से कौन से सोल्यूशन है या सोल्यूशन एक है जिसकी नॉर्मेलिटी और मोलरिटी इक्वल है। तो हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पे रिप्लेसेबल आयन सिमिलर हो, 1 हो, वहाँ पे मोलर और नॉर्मल सोल्यूशन इक्वल है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में सिर्फ 1 OH आयन देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH देता है, तो लिहाजा इसका जो ओवरऑल वेट होगा वो 2 पे डिवाइड होगा। फास्फोरिक एसिड के जितने प्रोटॉन आपको मिलेंगे उस पे डिवाइड करने होंगे, और यहाँ चूंकि 1 है, अगर उसका मास 1 पे डिवाइड करेंगे तो वही आएगा, तो लिहाजा इसके लिए मोलर और नॉर्मल सोल्यूशन इक्वल है। सबसे ज़्यादा अगर टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे आएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाए, और वो आप बनाए 100 ml में। कितने ml में? 100 ml में। और सपोज इन्होंने कोई केमिकल दिया होगा, सपोज HCl, या सपोज दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सपोज है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपसे पूछें कि अगर आप 0.1 मोलर 100 ml में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएं, आप कितना वेट लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का और पानी में डिसॉल्व करेंगे 100 ml में, तो कितना वेट लेंगे? तो इसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक देख ले, फार्मूला वेट इज इक्वल टू MVM डिवाइड बाय 1000। MVM मीन मोलरिटी। अब देखिए, मैं वेट कैलकुलेट करता हूं कि मैं कितना वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का लूंगा और इस 100 ml पानी में डिसॉल्व करूंगा। सो दैट इज इक्वल टू मोलरिटी कितनी गिवन है? 0.1 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना गिवन है? 100 ml और मल्टीप्लाई बाय m से क्या मतलब है? मोलर वेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर वेट कितना है? 40, और बस 1000 पे डिवाइड करें, तो कितना इजी फार्मूला है। अगेन, अगर आप ऐसे करें, सिमिलर क्वेश्चन हो कि आप 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाएं और इसको 100 ml पानी में बनाएं, और सपोज यही सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो क्या करें? कितना वेट ले लें? सो वेट इज इक्वल टू न्यू, इधर MVM और इधर न्यू से मुराद ये है n इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, सो 0.1 नॉर्मल है, ई मीन इक्विवेलेंट वेट। अब चूंकि ये एक आयन देता है, तो इसका जो अपना वेट है वो इक्विवेलेंट वेट भी है 40, और वॉल्यूम इन्होंने कितना लगाया है? 100, और 1000 पे डिवाइड करेंगे तो आपको खुद इसका जवाब मिल जाएगा। तो इसके साथ ओवरऑल ये सारे कंसंट्रेशन यूनिट ख़त्म हो जाते हैं। बस थे।